बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। लबनान में सूरत हाल बड़ी कशीदा है। इसराइली फोर्सेज ने वहाँ पे बड़ी वहशियाना बमबारी की है और अब तक की जो इतलात आ रही हैं, लबनान में इसराइल की बमबारी के बाद ख़वातीन और बच्चों समेत 274 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। लगभग 800 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और लबनान के जनूबी और मशरकी इलाकों में इसराइली फौज ने अंधाधुंध की है और उसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। वजारत सेहत जो है लबनान की, उसने इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 274 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद खवातीन की भी है और बच्चों की भी है और ज्यादा तादाद उन्हीं की है, जबकि 800 के करीब लोग जख्मी हैं और दर्जनों की हालत ऐसी है जो बहुत ज्यादा खतरे में है। और ये बड़ी खौफनाक बम्बारमेंट है। दुनिया को इस पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को, दुनिया के बाकी ममालिक को, यूरोपीय यूनियन को, सबको मिलकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा है और वहाँ पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समेत दुनिया भर के जो लीडर हैं वो आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इसराइल को वार्न करना चाहिए और इस किस्म की ब्रूटैलिटी को रोकना चाहिए। मशरिक़ वस्ता जो है वो एक जंग की तरफ बढ़ रहा है और इस तरह की जंग न सिर्फ खित्ते के मफाद में नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। और वैसे भी जो मजालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर हुए हैं, जिस तरह के मजालिम वहाँ पे गजा में हुए हैं, उनकी तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है और अब वक्त ममालिक मिलकर इसराइल को रोके और इस जंग को बंद करे। इमरान खान साहब ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है और क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इसराइल को लेकर, इमरान खान ने कहा कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। इसराइली आर्टिकल में मेरी तारीफ की गई है। लगता है इन लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आती। अडियाला जेल में इमरान खान साहब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल से प्रोपेगेंडा जारी है और मैं इसराइल से ताल्लुकात का सबसे बड़ा हामी हूं। आर्टिकल में मेरी तारीफ की गई है। लगता है इन लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आती। इन्हें यह समझ नहीं आती कि इसराइली अखबार बातचीत के हवाले से बात कर रहा है। अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बातचीत की है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। पहले सीज़ फायर किया जाए फिर ही बातचीत हो सकती है। पहले दो रियासती हल की जानिब जाए फिर ही कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। आज भी वो उसी बात पर खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान आया कि अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है, मगर जहां इलेक्शन में डाका मारा गया और 9 मई के वाकयात में कारकुनों को जेल में डाला गया और कोई तहकीकात ही नहीं हो रही, जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क में अमन नहीं होगा। आप जो तरामीम करने जा रहे हैं इनसे क्या अमन आएगा? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर भी हैं और ओपनर बल्लेबाज भी। थर्ड है वो पीछे बैठकर सब चला रहा है और आप उन्हें तौसी दे रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने ना आए, ये इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि थर्ड अंपायर का किरदार यह है कि पीटीआई को मैच ही ना खेलने दिया जाए। अंपायर तो इंसाफ करते हैं। याया खान ने भी वही किया था जो आज ये कर रहे हैं। ये टोला इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए मुआशरे और जमहूरियत की तबाही कर रहा है। आमदन ना बढ़ने से कर्ज बढ़ रहा है, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि याया खान पार्ट 2 की हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख में हमारे जितने जलसे किसी ने नहीं किए, जितने हमने किए उतने किसी ने नहीं किए। लाहौर में जलसे से एक दिन कबल इजाजत दी गई, फिर कंटेनर लगा दिए गए। हमारे जलसों में लोग पैदल चलकर आते हैं, हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते। जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 लोगों को नजरबंद करने के अहकाम जारी किए गए। गर्मियों की शाम का जलसा होता है और ये कहते हैं कि 6 बजे जलसा खत्म कर दो, यानी गर्मियों में दोपहर को जलसा कैसे हो सकता है? इमरान खान ने कहा कि दाद के बावजूद जलसा किया गया। लाहौर हाईकोर्ट को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। पार्टी को कह दिया है कि अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूं कि जलसे के लिए हाईकोर्ट से रुजू करें, अगर हमें जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने खबरदार किया कि ये लोग अदलिया को खत्म करके गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। ये वो तरामीम करने लगे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं की। हम इन तरामीम के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अब आ जाए असल इशू की तरफ। हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के बाद, क्योंकि फैसला जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसमें चीजें देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आई। 70 दफात का यह फैसला है, लगभग 120 से ज्यादा इसके पैराग्राफ हैं और इस फैसले में अगर मैं ये कहूं कि आधे सफहात तकरीबन, यानी 30 से ज्यादा सफहात जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर ही है। यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पूरी एक चार्जशीट है। यानी ये होता यह है, रूल इसको कहते हैं कि आप एक्ट और कानून बनाते हैं और उसके तहत इदारे अपने इदारे को चलाने के लिए रूल्स बनाते हैं। तो वहां पे एक रूल है, रूल 94। ये जी रूल है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
सीटें देता है मखसूस नशिस्तें। इसी रूल के तहत उन्होंने मखसूस नशिस्तें दे दी थी हुकूमती इत्तेहाद को, हुकूमती जमातों को दे दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली थी। इस रूल का इस्तेमाल किया गया था। अभी स्पीकर हैं सूबाई असेंबली के, कौमी असेंबली के, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, हुक्मरान इत्तेहाद के जो स्पीकर है याद सादिक साहब या यहां पे पंजाब के अंदर मलिक अहमद खान, तो इन्होंने जो खत लिखा तो इन्होंने इसी चीज का हवाला दिया और रूल 94 के तहत ही इलेक्शन कमीशन ने करना था। मगर यहां हुआ क्या कि रूल 94 को ही उड़ाकर रख दिया है। रूल 94 को कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में। यानी ये रूल ऐसे कहता है कि जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है, तो अदालत ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इंतखाबी निशान तो एक पेनल्टी है, एक सजा है। वो पॉलिटिकल पार्टी खत्म करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं, ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आप अपने तौर पे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर सकते हैं? लिहाजा ये रूल ही गलत है। उन्होंने इस रूल को आइन से और कानून से मुतसादिम करार देते हुए इस रूल को फारिग कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर जो है सवालात उठाए थे उनके भी बड़े तसल्ली बख्श जवाब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब तफसीली फैसला लिखा उसके अंदर उन्होंने जवाब दे दिए हैं। यानी जो इस फैसले को खिलाफ वर्जी करने के लिए जो कुछ भी हुकूमत ने अब तक किया था या मखसूस नशिस्तों को हथियाने के लिए जो कुछ भी हुकूमत ने अब तक किया था, उस सारे के ऊपर पानी फिर गया है इस तफसीली फैसले के आने के बाद। आप गौर कीजिए एक्चुअली गेम क्या हो रही थी। मैं आपको गेम बताता हूं गेम क्या हो रही थी। क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो है वो काबू नहीं आ रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बंदे अभी तक नहीं टूटे कि उनकी मौजूदगी में 224 पूरे हो जाए और तहरीक इंसाफ ने भी अपने बंदे कुछ काबू करना शुरू कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में अब 63A भी है वहां पे, तो किसी और का वोट भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में एक रास्ता यह निकाला गया कि मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली जाए, चाहे 10 दिन के लिए हासिल कर ली जाएगी। आईनी तरमीम कर लेते हैं फटाफट, ये मामला फिर जो मर्जी होता रहे, कम से कम कादी साहब को एक्सटेंशन तो मिल जाएगी, एक आईनी अदालत बन जाएगी और फिर हम अपने 5 टॉप के जजेस में से अपना एक चीफ जस्टिस भी ले आएंगे। और मुबैना तौर पे बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का एक बड़ा नाम हुकूमत के अंदर या हुकूमती कैंपों में मकबूल है कि उनको वो चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। ये वही जज है जिनको जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के बाद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। नाज़रीन, दूसरा बड़ा जो अहम मामला है उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं और उन्होंने अपनी इदारा जाती आमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें 8 नुकात हैं। वो लेटर सामने आ चुका है, उसकी बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और उन्होंने सेक्रेटरी को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को खत लिखा और उनको ये कहा कि इसको ये कमेटी के अंदर आपने भेजना है और इसको बनाना है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए। और इसकी कॉपियां जो है वो बाकी जजेस के पास भी आ गई हैं और अब खत के बारे में मीडिया को भी पता है कि इस खत में क्या था। तो ये 8 इसके अंदर नुक्ते थे। जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया और कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। खत में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात का इर्तिकाज गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूलों के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रखी है। ये तीनों शर्तों ने खत में कहा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं ले लेती कमेटी में नहीं बैठूंगा। यानी फुल कोर्ट इसका जायजा ले और इसके ऊपर फैसला दे फिर मैं बैठूंगा, या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती कमेटी में नहीं बैठूंगा। और तीसरा उन्होंने ये कहा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी में बैठूं तो फिर साबका कमेटी को बहाल कर दे और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर दे कमेटी के अंदर। खत में मुतालबा किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर चैंबर के अंदर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और वहां पे इसका फैसला कर लिया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चले गए थे, उन्होंने कल इसके अंदर शिरकत नहीं की, लेकिन 2 केसेस लगा दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिनमें से जो एक केस है वो लगाया गया है 63A का। ये जो 63A का केस है ना, ये कादी फायदीसा साहब ने जुलाई में इसके बारे में उन्होंने एक बेंच भी प्रपोज किया था कादी फायदीसा साहब ने, और वो जो बेंच था वो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, याया आफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। उस वक्त ये केस सुन लेना चाहिए था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये बड़े लंबे अरसे से पड़ा हुआ है, इसको गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगा लेंगे। तो अब जब लगाया है काजी साहब ने तो उन्होंने ये किया कि जस्टिस मंसूर
खुद कमेटी के इस बेंच के सरबराह बन गए और याया अफरीदी साहब को भी इसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि याया अफरीदी साहब के बारे में भी ये शुबा है कि वो उन 8 जजेस के साथ खड़े थे तो वो यहां भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मजर आलम मियां खेल साहब को, जो एडहॉक जज है, जिन्हें इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था कि जरा केसेस ज्यादा हैं, बर्डन है, जरा बर्डन कम किया जाएगा, तो एडहॉक जज को इस आईनी नौइयत के अहम तरीन मसले में शामिल कर लिया है काजी फाइल। 5 रुकनी एक हम ख्याल बेंच बना लिया है और यहां से 63A के अंदर फैसला तब्दील करवाया जाएगा। यह वो आखिरी कार्ड है मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के आने के बाद, यह वो आखिरी कार्ड है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जरिए से काजी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो सकता है। इसके अलावा कोई कार्ड नहीं बचा। लेकिन अगर इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बंदे हर हाल में काबू करने पड़ेंगे। ला जाएगा एक सीट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतरे में है और वो सीट वही है सादुल्ला बलोच। और सादुल्ला बलोच वाली सीट जो है वो वहां पे पहले केस जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट में, अब रिव्यू फाइल किया गया है, देखते हैं कि इसका क्या बनता है। दूसरी जानिब आमिर फारूक साहब ने जो दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आप कर दें और दोबारा उन्हीं के पास भेज दिया 51 दिन जाया करके, 50 दिन जाया करके, तो वो मामला भी चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अपनी बेंच के सामने जो है वो ये मामला लग गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और वो इस मामले को आज के दिन में सुनने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो कादी फायदी साहब, जमाल मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अफगान साहब, अकील अब्बासी साहब, ये बेंच आपने सुन लिया तो आपको आइडिया हो गया कि ये क्या होगा। तो इन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है और अब ये भी कल समात, आज के दिन में समात होगी तो पता चलेगा कि क्या बनेगा। तो जब तक ये रोक सकते थे इन्होंने हो गए हैं लगभग, किसी ना किसी तरह मैनेज करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोका गया है कि वो पीएमएलएन की धांधली से जीती हुई सीटें कहीं वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दे दें। और अगर ये ट्रिब्यूनल्स को ना रोका हुआ होता तो अब तक पीएमएलएन की हुकूमत गिर चुकी होती। अभी तो ये 2 तिहाई के चक्कर में है ना, तो अगर ट्रिब्यूनल्स को ना रोका गया होता तो अब ये सादा अक्सरियत के चक्करों में पड़े हुए होते और चंद दिनों में इनकी हुकूमत गिर गई होती। तो अभी तक 2 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इन मामलों को होल्ड करके रोक कर रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो इन्होंने दोनों ने रोक कर रखा हुआ था। एक तरफ मामला चला गया है डबल बेंच के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और दूसरा कादी फायदी साहब के पास है। देखते हैं कि इसके अंदर अभी आगे क्या होता है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।